हेलो एवरीवन, सोर्सते ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटर ऑफ मास आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे। आप लोग कभी किसी छोटी सी चीज को अगर उठाते होंगे तो कोशिश करते होंगे कुछ जगह पर उसको पकड़ के उठाएं जहां से आसानी से उठ जाए। तो आप नहीं जानते हैं तब भी कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं सेंटर ऑफ मास पर हम फोर्स लगाएं। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का। दिस इज द पॉइंट ऑफ ए बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पर एक ऐसा कोई बिंदु होगा जहां पर हम उस बॉडी के पूरे मास को निहित मान सकते हैं। पूरी बॉडी की मास को एक सिंगल पॉइंट पर हम निहित मान सकते हैं। वही जो पॉइंट होता है वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बॉडी आपने ले लिया है, लीनियर शेप में कोई एक छड़ ले लिया है, और अगर इस छड़ को आप उठाना चाहें, यहां से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो देखेंगे कि यह छड़ कभी भी उठ नहीं सकता, इस डायरेक्शन में गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल मास आपका क्या है, कंसंट्रेट नहीं है। ये कभी यहाँ से उठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप करके देखें यहाँ से नहीं उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर होल मास कंसंट्रेट नहीं है। सिमिलर वे अगर आप यहाँ से फोर्स लगा के उठाना चाहें इस रॉड को, तो देखेंगे कि रॉड इधर हैंग करेगा और रॉड गिर जाएगा, यहाँ से भी उठ नहीं सकता है। अगर इसको आप ऊपर करना चाहें तो निश्चित तौर पर एक कोई सिंगल पॉइंट होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वहां से रॉड उठ सकता है। आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि वह पॉइंट बीच में कहीं होगा। तो सिंगल पॉइंट मान लेते हैं यहां पर है, और इस सिंगल पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड यहां से अपने आप उठ जाएगा। अगर यहाँ पर हम फोर्स लगा के उठाते हैं तो रॉड उठ जाएगा, न इधर गिरेगा न इधर गिरेगा, एग्जैक्टली अगर बीच में है तब। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड का जितना भी मास है, होल मास, वह डेड पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेट है। और यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, इस बॉडी का आपका सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। तो आप समझ गए कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर किसी बॉडी का होल मास क्या हो, जहां पर कंसंट्रेट हो, जहां पर पूरा मास निहित हो, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई आपका ऐसे एक स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फीयर चूंकि बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम सपोज करें कि स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास स्फीयर के किसी भी किनारे से अगर उठाना चाहे तो उठेगा नहीं है, किसी न किसी तरफ ये लुढ़क जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी जाके उठेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर बीच में कहीं होगा। अगर यहाँ से आप उठाओगे तो यह अपने आप उठ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यह वह पॉइंट है जहाँ पर पूरा बॉडी का मास क्या है, यहाँ पर निहित है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यह इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास आप समझ सकते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की डायनामिक्स का स्टडी करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हम जाना। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करके ही पार्टिकल की मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अथवा उस सिस्टम की मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज्यूमिंग ए सिंगल पॉइंट। इसीलिए सेंटर ऑफ मास पॉइंट को जानना आवश्यक होता है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास को जानना क्यों जरूरी है और उससे मोशन को समझने में क्या आसानी होता है।
सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक सिंपलेस्ट जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल है, यानी पार्टिकल्स मिलकर के एक सिस्टम बनाए हैं। तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको हम बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। मान लेते हैं यहाँ एक रिजिड बॉडी है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, कोई ठोस आप बाल ले लीजिए, जिस पर देखोगे कि एन पार्टिकल से मिलकर के ये सिंपलेस्ट सिस्टम आपका बना हुआ है। इन एन पार्टिकल की मासेस हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका मासेस आपका m1 होगा, m2 होगा, m3, ऐसे सो मेनी mn मासेस होगा। इसमें कोई पार्टिकल्स यहाँ बीच में भी होगी, कोई पॉइंट वहाँ पर कोई पार्टिकल होगा। अभी हम उसको सेंटर ऑफ मास पॉइंट अगर मान लें, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वह बीच का पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी की पूरी मास क्या होती है, निहित होती है। अब देखिए, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की स्टडी, अगर मोशन की स्टडी करना हो तो हमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट के जानने से इस मोशन की स्टडी करने में क्या जो कि आसानी हो जाती है, यह थोड़ा हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखो, अगर मान लेते इस बाल को आप ऊपर उछालो, ऐसे बाल को ऊपर क्या करो, ऐसे उछालो, बाल को यहाँ ऊपर उछालो, तो देखोगे कि अलग अलग पार्टिकल की मोशन अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है और वो उछालने के साथ साथ ऊपर जाए और बाल में स्विमिंग भी हो, रोटेट भी करे। अमूमन कोई चीज ऐसे भी फेंकते हैं तो वह ऊपर जाता है, उसमें रोटेशन भी आती है। लाइक एज एक बॉल हो, कोई गेंद हो, अगर उसको फेंकें तो उसमें रोटेशन होगा, ऐसे धीरे से रोटेट करते हुए ऊपर भी जाएगा, तो दोनों मोशन को फॉलो करेगा। देखने में लीनियर मोशन हो रहा है इधर, और ये जो पार्टिकल से बॉल अपने जगह पर रोटेट भी कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो अगर देखोगे कि सपोर्टेड कोई पॉइंट यहाँ है तो रोटेट करो, वहाँ एक्चुअल मोशन इस पॉइंट का है कि यह नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ जो पॉइंट है ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा बॉडी के साथ, और इटसेल्फ बॉडी खुद ऊपर जाती रहेगी। तो अगर इन दो पॉइंट्स की मोशन की बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर ए इसको कह लें और यहाँ पर पॉइंट बी कह लें, तो जब ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में ये रोटेट करते हुए जाएगा, तो इसका मोशन ऐसे होगा। रियल मोशन पॉइंट ए का, जो एक सिस्टम का कोई पार्टिकल है, ऐसे होगा। इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी का जो पार्टिकल है ऐसे मोशन करते हुए जाएगा। अब देखो जरा, ये कितना कॉम्प्लेक्स मोशन है। अगर एक एक पार्टिकल की मोशन को हम स्टडी करें तो इस तरह से आपके पास एन पार्टिकल है, तो एन पार्टिकल कितना जो कि कॉम्प्लेक्स मोशन को फॉलो कर रहा है। तो चूंकि इस पूरे बॉडी की मोशन को हमें समझना है, तो इतने कॉम्प्लेक्स मोशन को, एक एक पार्टिकल की मोशन को समझ करके हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट, बीच में CM इसको लिखते हैं, और सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहाँ जो है, ये देखोगे पार्टिकल किसी भी दिशा में अगर हम इसको फेंकें, ये इस तरह से नहीं बल्कि ये सीधे ही जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सीधे ही जाएगा। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर जो पार्टिकल है ये सीधे जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वह वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ये बाल ऊपर क्या है, जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम इस पूरे बाल की वेलोसिटी को समझना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास, इसके वेलोसिटी को समझ लें तो हम पूरे बाल की वेलोसिटी को समझ सकते हैं, और अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी को जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करना सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जरूरी होता है। एक चीज और जानेंगे, वास्तव में अगर हम इस पर फोर्स की बात करें, देखोगे इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर अलग अलग पार्टिकल पर फोर्स की बात करें तो अलग अलग दिशाओं में, एंटी डायरेक्शंस में लगेगा। यहाँ पार्टिकल होगा, रोटेट करेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ जाएगा तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो, हम बार बार बताते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो इंटरनल जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका इंटरेक्शन एक दूसरे को क्या करता है, म्यूचुअली कैंसिल कर देता है। यहाँ भी वही हो रहा है, ये इधर नीचे डायरेक्शन में है तो ये ऊपर डायरेक्शन में है। और सो मेनी पार्टिकल्स जो हम बनाए, इनको सपोज कर लो हमेशा हाफ पार्टिकल की डायरेक्शन दूसरी होगी, रिमेनिंग हाफ का डायरेक्शन दूसरा होगा,
तो उन पार्टिकल की डायरेक्शन बहुत ही मीनिंगफुल नहीं रह जाता है। लेकिन सिंगल पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास है, इसका डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन ही रहेगी। तो बाकी चीजें तो म्यूचुअली कैंसिल होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही होगी जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी होगी। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका मतलब आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। मान लेते हैं यहां पर एक और व्हील ले लेते हैं, एक व्हील ले लेते हैं पहिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अब अगर इसको हम आगे फोर्स इस पर लगाएं, तो फोर्स लगाएंगे तो ये लुढ़कते हुए जाएगा, ऐसे बढ़ेगा ऐसे। तो देखोगे यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है, कोई यहाँ पर पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की एक्चुअल में मोशन क्या होगा, आप देखोगे कि पहिया तो आगे जा रहा है लेकिन ये पार्टिकल लगातार घूमेगा। इस पार्टिकल का एक्चुअल मोशन ऐसे होगा, ऐसे और नो बिल्कुल होगा। इसी तरह से आप जान पा रहे होंगे, यह पार्टिकल इस तरह का मोशन फॉलो करेगा। यहाँ जो पार्टिकल्स है ये भी मोशन फॉलो करेगा, ऐसा ही, ऐसे नीचे से जाएगा और ऐसे फॉलो करेगा। और रिमेनिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये सिस्टम से n पार्टिकल से मिलकर बना होगा व्हील, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा है, ये सेंटर ऑफ मास, वह कि अगर पहिया आगे जा रहा किसी गाड़ी में लगा हो चाहे वैसे भी, तो देखोगे यह एक ऐसा पार्टिकल है जो सेंटर ऑफ मास पर है। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऐसे घूमते हुए नहीं बल्कि सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। और यह सेंटर ऑफ मास पॉइंट की जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही वेलोसिटी होगी जो पूरे व्हील की वेलोसिटी होगी। तो अलग अलग इस पार्टिकल की वेलोसिटी जानने की कोई जरूरत नहीं। अब सेंटर ऑफ मास जान ले और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जान जाए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। फिर आप देखोगे अगर यह कोई बॉल है, इस बॉल की बात कर लें, चाहे यहां पर अगर कोई व्हील है, तो इसका जो आप मोमेंटम अभी तक निकालते आते हो, अगर मान लो मोमेंटम चाहे वेलोसिटी कुछ भी निकालते हो, आप जानते नहीं हो एक्चुअली में वो वेलोसिटी अब सेंटर ऑफ मास ही होता है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आपको बता रहा हूं, आप यहां तक समझे होंगे। देखो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी बताए सीधे होगा, और यही बॉल की वेलोसिटी है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है व्हील है, इसकी मास m है, मास m है, और यह v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो v वेलोसिटी इस पूरे व्हील का वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का हो, चुकी सीधे जाएगा। बाकी इन सब पार्टिकल तो वेलोसिटी दूसरा होगा, ऐसे ऐसे होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास पॉइंट का है। तो जो इस व्हील की अगर आप मोमेंटम अगर निकालना चाहें, जो P = mv लिखते हो, तो वास्तव में ये फार्मूला हर जगह आप लगाते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी बॉल के लिए, किसी रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो v होता है वेलोसिटी, यह वेलोसिटी वास्तव में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। इसको अगर वास्तव में ऐसे लिखें P = m और v cm लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपके दिमाग में पहले से रहता कि यह वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी किसका है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का। अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी नहीं होती है। जैसे अगर यहाँ एक बॉल का एग्जांपल दिया, ये अगर ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मोशन करते हुए जाएगा, लेकिन एक्चुअल इसकी जो पूरी बॉल की वेलोसिटी होगी, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट की वेलोसिटी है, वहां पर जाएगा। तो अगर इसका मोमेंटम लिखें P = mv, तो यहाँ जो v है वह v कैसा है, v इस पॉइंट की वेलोसिटी है जो पूरा बॉल फॉलो करता है, वह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट का है। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट सिस्टम के लिए जानना अनिवार्य है। उससे हम सिंगल पॉइंट को सपोज करते हुए पूरी बॉडी की मोशन का स्टडी कर लेते हैं। फिर हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फिर n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक छोटी सी चीज और आपको बता रहा हूँ,
कि अगर सेंटर ऑफ मास को डिफरेंट तरीके से फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं, ये टेक्निकल डिफिनीशन है। अगर मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, इस डिफिनीशन को समझने का कोशिश करिए। यहाँ से मोशन और ये सेंटर ऑफ मास दोनों एक साथ कनेक्ट होगा। देखो ये कोई बॉडी है, इसको मान लेते हैं आप आगे ले जाना चाहते हो, ऐसे भी बॉडी मान सकते हो। कोई एक यहाँ पर बॉडी है, इसको आप आगे ले जाना चाहते हो। यहाँ पर कई लोग फोर्स लगा रहे हैं, भारी कोई चीज़ है जैसे कोई पत्थर वगैरह कभी आप ले जाते हो, यहाँ पर कई लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कई लोग लगाएंगे तो बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में क्या हो रहा, मूव कर रहा है। ये नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ लगाए गए हैं, F1, F2, F3 और F4। ये नंबर ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पर इम्पोज किया गया है और बॉडी अपने मोशन के लिए कोई एक डायरेक्शन चूज करके यहाँ आ रहा है। इट्स ओके, आपको समझ में आ गया होगी, सिंपल सी बात है। यह फिसलते हुए बॉडी इसे किसी चीज को धक्का देते हैं तो आगे वो जाता है। तो भारी है, कई सारे लोग धक्का दे रहे हैं तो एक कोई डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मूव करके जाएगा, फिसलते हुए जाएगा। अगर ये जितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, 4 लोग लगा रहे हैं फोर्स, वो F1, F2, F3 और F4 हमने कह दिया है, 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये चारों लोग मिलकर इस बॉडी पर कहीं एक ऐसा बिंदु है जहां पर फोर्स लगाएं तो ये बॉडी मोशन कर सकता है। तो मान लो चारों लोग मिलकर के कोई ऐसा फोर्स F लगा रहे हैं जो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर है। ये फोर्स F लगा रहे हैं। तो अगर ये फोर्स F लगा रहे हैं और वह फोर्स एक ऐसे पॉइंट पर लगाएंगे जहां पर लगाने से यह बॉडी सेम वही सिमिलर मोशन फॉलो करे, सिमिलर वही डायरेक्शन फॉलो करे, तो वह जो पॉइंट होगा वह पॉइंट निश्चित तौर पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा, तभी जाकर के सिमिलर वही डायरेक्शन यह फॉलो कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 लोग अलग अलग बिंदुओं पर फोर्स लगा रहे हैं तो कोई एक डायरेक्शन ये फॉलो कर रहा है। अगर ये चारों लोग किसी एक बिंदु पर फोर्स लगाएं और वही डायरेक्शंस फॉलो करे, उसी रास्ते से ही बॉडी मूव करके जाए, तो यह जिस पॉइंट पर सभी फोर्स लगेंगे और यह सेम डायरेक्शन फॉलो करेगा, यह पॉइंट निश्चित तौर पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा। ये मतलब होता है। जैसे दूसरा थोड़ा सा इस तरह के फिगर में इसको देखा, मान लीजिए इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बिंदु पर। अभी अलग अलग बिंदु पर लगा रहे हैं, बॉडी ए वाला डायरेक्शन फॉलो कर रही है, ए से बी में आ रही है। अगर ये सभी फोर्सों का इक्विवेलेंट कहीं लगाया जाए, इस पर यहां पर लगाया जाए और यह यही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, मींस अगर ये इक्विवेलेंट फोर्स कहीं अन्य लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे, तो बॉडी ये डायरेक्शन नहीं फॉलो करेगी, बॉडी इधर से लाएगी, मूव करने लगेगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है। अगर ये इसका रिजल्टेंट, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट आप यहां लगा दोगे तो बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने चालू कर देगी। इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है। एक यूनिक पॉइंट होगा, अगर सभी फोर्सों का इक्विवेलेंट एक यूनिक पॉइंट होगा जहां पर हम लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लेते हैं यह जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट लगाएंगे तो बॉडी सिमिलर जो पहले सभी जगहों पर फोर्स लगाते थे, एक जगह पर यहाँ पर लगाए हैं और यही डायरेक्शन फॉलो करेगी। इसका मतलब यह जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। तो इससे ये हुआ कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट किसी बॉडी का जान लेते हैं तो वहां पर हम पूरा फोर्स लगाते हैं, तो जो मोशन फॉलो करता है वही बॉडी का एक्चुअल मोशन होता है। अब मेनी पार्टिकल सिस्टम हो, 2 पार्टिकल सिस्टम हो, इनके मोशन को समझना हो तो सेंटर ऑफ मास की जानकारी आवश्यक हो जाती है। अगर सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट जान लेते हैं तो इजीली पूरी बॉडी की मोशन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में ये बेसिक चीज़ें बताया। अब अगली जो आपका क्लास होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस पर आप कमेंट करें। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।